मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से ये वक्त निकाला है। बड़ी ख्वाहिश थी कि आप इतना वाइब्रेंट और डायनामिक रोल इधर अपना कर रहे हैं, यूके में रहते हुए पाकिस्तान में सबको इन्फॉर्म्ड रख रहे हैं और यहाँ पे भी जो हमारे लोग हैं उनको पाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्म्ड रख रहे हैं। तो सोचा कि आपसे मिलना और बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मुख्तसरन जो ये विज़िट था इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक 3 दिन का मुख्तसर दौरा था जो कि बायलैटरल था बिटवीन द डिफेंस फोर्सेस ऑफ यूके एंड पाकिस्तान। यूके की इनविटेशन पे था और इसका बेसिकली जो मकसद था वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ इंटरेक्ट करना था, लेकिन साथ ही बिकॉज ये सिक्योरिटी का रियल्म भी था तो पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मुलाकातें हुई। जो सिग्निफिकेंट मुलाकात थी वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून के साथ हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, सेक्रेटरी डिफेंस यानी डिफेंस मिनिस्टर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, ये मुलाकातें भी हुई। जो बातचीत को अगर मैं राउंड अप करूं तो तमाम इश्यूज सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से रिलेटेड, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में, ये तमाम बातें इधर होती रहीं। जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है, जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। उसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो पाकिस्तान का एक पर्सपेक्टिव है ऑन सिक्योरिटी जो रीजन के अंदर है और काउंटर टेररिज्म जो अभी तक पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में काम करता रहा, कंट्रीब्यूट करता रहा। इस वक्त जो ऑपरेशंस जारी हैं उनका इफ़ेक्ट और हम उन चीज़ों को कैसे देखते हैं और हमारे एनवायरनमेंट से उनको कैसे देखा जाना चाहिए, ये सारी बातें इन मुलाकातों में हुई। मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के आपको साथ ही ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब की प्रोग्रेस के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपके लिए नक्शा लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इस वक्त ऑपरेशन में हमारी क्या प्रोग्रेस है। आप अगर देखें ये सामने आपके नक्शा लगा हुआ है, ये जितना ये डार्क ब्लू में ये इलाका मार्क किया हुआ है, ये सारा वो इलाका है जो भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान का क्लियर हो चुका है। लगाएं? इसमें देखें अगर एक दरमियान में एक ब्लॉब है, दायरा है जो कि ज़रा कोर एरिया उसमें लिखा हुआ है। ये तमाम वो इलाके हैं मीर अली, मीरन शाह, दत्ता खेल के, जिनमें दहशतगर्दों के गढ़ थे और अभी तक आप जितनी भी तस्वीर देखते रहे, वीडियोस देखते रहे, जो लोगों को हम लेके भी जाते रहे, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इन्होंने अपना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ था जो कि तबाह किया गया। यहाँ से इनको मारा गया, पकड़ा गया, यहीं पे बैठ के ये पूरे मुल्क के अंदर फसाद फैला रहे थे और जो भी चीज़ इन्होंने की यहाँ से बैठे ये पूरे मुल्क में पीसीओ से, पब्लिक कॉल ऑफिस से कॉलें करके रैंसम डिमांड कर रहे थे, वो भत्ता डिमांड कर रहे थे। ये वो सारे इलाके हैं जो भी क्लियर हो चुके हैं। आप देखेंगे बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ यहाँ पर एक पॉकेट है जिसमें शवाल लिखा होगा। ये वो इलाका है जहाँ इस वक्त वो उनको यहाँ से रिमूव करके पॉकेट के अंदर उनको घेरा हुआ है और यहाँ पर भी आप स्ट्राइक्स भी आए दिन आप रिपोर्ट सुनते होंगे। सो ये प्रोग्रेस है नॉर्थ वज़ीरिस्तान की। आप देखें सिर्फ अभी वेस्टर्न साइड के ऊपर बॉर्डर के साथ ये पॉकेट है जो क्लियर करनी रह गई है और इसके ऊपर काम जारी है। तो अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे ये भी ख़त्म होगा। तमाम वो इलाके जो क्लियर हो गए इनके बारे में ऑलरेडी हम एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं
गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया। जो TDPs हैं जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से निकल के बन्नू और दूसरे इलाकों में गए थे, अगले महीने से फेजेस में उनकी वापसी का हम आगाज़ कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे UK में इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफिस में जब बात हुई और जब उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, तो उनको ये भी कहा गया कि अभी TDPs की वापसी, बावकार वापसी अपने इलाकों में, उनके लिए एक रीसेटलमेंट का प्लान है जो बनाया गया है, उसके लिए भी वो सपोर्ट करें ताकि लोग अपने घरों में जा सकें। मैं आपको साथ ही खैबर 1 की भी प्रोग्रेस बताना चाहता हूँ। अगर आप दूसरी ये स्लाइड देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि पीछे जाएं, हाँ, इसमें अगर आप देखें खैबर 1 में, तो खैबर एजेंसी के अंदर डायरेक्ट खैबर एजेंसी के अंदर चूँकि खैबर एजेंसी में काफ़ी बड़ा ऑनवर्ड काफ़ी काम रहता था, इसमें काफ़ी एरियाज क्लियर हो गए। अभी तोरा बोरा के फुट हिल्स में बिल्कुल अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ कुछ इलाके हैं जिनमें अभी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह खैबर एजेंसी भी उसी तरह क्लियर होगी। अभी ये खैबर एजेंसी के बारे में मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहता हूँ। जब ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और हमने ऑपरेशन के आगाज़ से पहले अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान फोर्सेस को और ISAF फोर्सेस को बताया कि हम यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और हो सकता है वो क्रॉस ओवर कर जाएं इनटू अफ़गानिस्तान, तो अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बल्कि हमारी इंसिस्टेंस थी कि आप अपनी साइड पे एक्शन लें, तो वो वहाँ से जो लोग पहले ही कुछ क्रॉस कर चुके थे वो वहाँ से खैबर एजेंसी गए थ्रू अफ़गानिस्तान। हमने बजाय इसके कि इंतज़ार करते हैं कि वो खैबर एजेंसी में जाएं, अपने पाँव जमा लें और उसके बाद एक्शन किया जाए, हमने साथ ही खैबर एजेंसी में भी एक्शन स्टार्ट किया और खैबर एजेंसी में अक्सर इलाकों को हम क्लियर कर चुके हैं। अभी वो बॉर्डर के साथ एक पॉकेट है जिसको अभी हम क्लियर करने में मसरूफ़ हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान में आपने देखा पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत प्रोग्रेस हुई, लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल बहुत प्रोग्रेस हुई। हमारे यहाँ से आर्मी चीफ भी गए, उसके बाद फॉलो अप में DGISI भी गए, अफ़गान सदर भी पाकिस्तान आए, GHQ का भी उन्होंने दौरा किया और बड़ी कंटिन्यूसली इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। आपको याद होगा पेशावर का जब वाक़या हुआ उसके बाद आर्मी चीफ DGISI दोनों अफ़गानिस्तान गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनसे बात की। सो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हर लेवल पे इम्प्रूव हो रही, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में काफ़ी मिलके प्रोग्रेस हो रही है, और हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी बेहतरी आएगी। मैं अभी आपसे दरख्वास्त करूंगा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हो सकते हैं। जी मेरा नाम साउद है जी, मैं UK टाइम्स न्यूज़पेपर से ताल्लुक़ है मेरा। बहुत शुक्रिया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली बलूचिस्तान में भी इस वक्त आर्मी का जो है इस वक्त चैलेंजेस का सामना है और वज़ीरिस्तान में भी। अफगानिस्तान के अंदर ये जो जदीद तरीन असलहा बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान के इलाके में जो जदीद तरीन असलहा, जदीद तरीन गाड़ियाँ और सारी फैसिलिटीज जो है वो दी जाती हैं, ये कहाँ से आती हैं? अगर हमारे हमसाया ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं तो क्या यूरोपियन कंट्रीज, बरतानिया और अमेरिका जो सुपर पावर है और दहशतगर्दी के हवाले से अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये यहाँ पर जो है वो ये सारी सहूलियात जो है कौन फ्राहम कर रहा है, उनकी तरफ से कितना ताउन है और आपको इस तरह के कितने चैलेंजेस जो हैं उनका सामने है, इसके तरफ सही जवाब देते हैं। मैं आपसे इस चीज़ में इत्तफाक करूँगा कि बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं, कुछ फरारीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो बलूचिस्तान में खलफशार फैला रहे हैं, वो फरारी कैंप्स में हैं, दूर दराज पहाड़ों के अंदर, अफ़गानिस्तान में उनके कुछ कैंप्स हैं, बॉर्डर को क्रॉस करके इधर आते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो वेस्टर्न ममालिक में बैठे हुए हैं, यहाँ से उनको गाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं।
जो इसमें बैरूनी आंसर है उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, जो चीज़ें देखने में मुशाहिदे में आ रही हैं, उससे बड़ा क्लियरली एक लिंक इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और जिस तरह की मिलिटेंसी वहाँ हो रही है या टेररिज्म हो रहा है, ये बैरूनी मदद के बगैर होना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह के हथियार या इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ें रेज़ की जा रही हैं। और जब भी सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात होती है तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर रेज़ की जाती है। हाँ, अभी आपका जो ये सवाल है कि जी क्या वो मगरबी ममालिक को नज़र नहीं आ रहा, ये मेरा ख्याल है सवाल आप मगरबी ममालिक से पूछ सकते हैं, बल्कि आप तो यहाँ रहते हैं, आप इनसे पूछें। हम बड़ा क्लियरली इनको हाईलाइट कर रहे हैं कि इस तरह के अनासर जो यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज कर रहे हैं या खलफशार फैला रहे हैं, उनके लिए फिर कहीं भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सारे अफशारों को हुए 1 महीना आज हो चुका, आज पूरे कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बार फिर आज वो उसका रिमेम्बरेंस डे वहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं कि इस पाकिस्तान सेफर टुडे देन इट वाज अ मंथ अगो? और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट जो इस्टेब्लिश हो गई है और उनको एक पॉपुलर लोगों की एक सपोर्ट हासिल है, पूरी कौम चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू जो जस्टिस के डिस्पेंसेशन एज सून एज पॉसिबल हो ताकि टेररिज्म से डील किया जाए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि 2 फ्रंट से इस वक्त अपोजिशन सामने आ चुकी है। कोर्ट्स अब ये कह रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत नहीं थी जबकि जो नॉर्मल कोर्ट्स चल रही हो। बहुत सारी लीडिंग जो राइट विंग पार्टीज हैं इंक्लूडिंग जमीयत उलमा इस्लाम PTI और जमात इस्लामी, ये मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बोल रहे हैं। मुख्तलिफ हवालों से कोऑपरेशन हो रहा है कि जो टेररिज्म के खिलाफ जो नेशनल कंसेंसस सामने आया है ऑल लेवल, जो वो आहिस्ता आहिस्ता वो लग रहा है कि उसको उसमें जो है वो काफ़ी वो जो इनिशियल जो यूनिटी सामने आई थी वो अब नहीं है। इस पर आप 2 सवाल हैं आप जी। पहली बात, इस पाकिस्तान सेफर टुडे मैं इसको ऐसे गेज करूँगा। देखें, फ़िज़िकल सिक्योरिटी तो एक ऑपरेशन जारी है, वो मैंने आपको 2 इलाके दिखाए जहाँ पे इस वक्त बड़ा इफ़ेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है। उसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस वक्त तक कोई 4500 ऑपरेशंस हो चुके हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, और कोई 5000 के करीब दहशतगर्द या उनके सिंपथाइज़र, फैसिलिटेटर्स, अबैटर्स वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों से गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। कोई 100 के करीब ऐसे हार्ड कोर टेररिस्ट हैं जिन्होंने एक्सचेंज ऑफ फायर किया और वो उसमें मारे भी गए, और वो सारे हार्ड कोर टेररिस्ट थे। सो पाकिस्तान इज़ मूविंग टूवर्ड्स फिज़िकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो। लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आपने कौम का रिजॉल्व देखा, आपने डिटर्मिनेशन देखी, किस तरीके से पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद होके इन दहशतगर्दों को, उनकी मिसप्लेस्ड आइडियोलॉजी को, जिसको कौम ने जिस तरीके से रद्द किया और टेररिस्ट को बता दिया कि तुम लोग कोई 10 फुट के लोग नहीं हो, तुम्हारी हमारे मुआशरे में कोई जगह नहीं है, आप ना मुसलमान हैं ना आप इंसान हैं, आप हैवानों से भी बदतर हैं। मेरा ख्याल है इससे और बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता कि किस तरह पाकिस्तान सिक्योरिटी सेफ्टी की तरफ मूव कर रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरह कौम मुत्तहिद है और भी आगे चलेंगे। जो आपका दूसरा सवाल है मिलिट्री कोर्ट्स और कंसेंसस ऑन टेररिज्म, मेरा ख्याल है कि जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ कंसेंसस है, मैंने खुद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी मुशाहिदा किया, आपने भी किया होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस एक नुक्ते पे टेररिज्म के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं, किसी के जहन में कोई शक नहीं है। जो आगे मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बातचीत हो रही है, आई वुड से कि ये जमहूरियत है, और कंसेंसस में आपने देखा जिस तरीके से ये पार्लियामेंट के अंदर इसकी वोटिंग हुई, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, आपने ये भी देखा कितने लोग इसके डिफेंस में भी, इस रेजोल्यूशन के डिफेंस में भी बात करते रहे। तो आई वुड से कि कौम अभी भी टेररिज्म पे मुत्तहिद है, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। जनरल साहब, 2 सवाल है। आमिर वाइल में ताल्लुक एयरबाई से।
पहला तो सवाल ये कि एक ऐसे वक्त में जबकि जो जनरल वहीद शरीफ का जो हमने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव देखा है, पहले अमेरिका का और बरतानिया के इम्पोर्टेंट दोनों दौरे अनप्रेसिडेंटेड वेलकम है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान सरदर्द में मसरूफ है, पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर है वो दोबारा से फ्लोड हुआ है और इस दफा कश्मीर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर टेंशन है, दैट मींस दोनों स्टेट इन्वॉल्व हैं उस कश्मीर में। इस दौरे के दरमियान आपने एक चीज़ जो है ये बरतानिया को उठाई है, क्योंकि इनके जिसका ताल्लुकात हमारे से हैं उसी तरह के हिंदुस्तान के साथ भी हैं, कि ये पाकिस्तान को मुसलसल बताने की कोशिश करते थे कि ईस्टर्न बॉर्डर जो है आपका सेफ है, इंडिया से खतरा नहीं है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप कर रहे हैं ये तो आपको बताया है, हुकूमत यहाँ की हुकूमत की तरफ से जो कंसर्न आपके साथ रखे गए हैं वो तमाम लोग जो शायद यहाँ से बरतानवी जो शहरी पाकिस्तानी ओरिजिन के इंतजाम पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको यह खतरा है कि बहुत से नौजवान यहाँ से वहाँ जाके वापस आके टेररिज्म में कर सकें, इस तरह की कोई चीज़। पहले मशरकी बॉर्डर के बारे में आपको मैं बड़ा क्लियरली बताऊं, पहले भी हम कहते रहे हैं और आपने सुना होगा कि जो मशरकी बॉर्डर पे हो रहा है ये तमाम का तमाम इंडिया से वायलेशंस हो रही हैं। कोई 2014 में 400 से ज़्यादा वायलेशंस हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा कि हम अमन चाहते हैं लेकिन डिग्निटी और ऑनर के साथ। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने लोगों की इंडिया में अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप बॉर्डर को हीट अप कर दें, एस्केलेट कर दें। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, उधर काम चल रहे हैं। आप ईस्टर्न बॉर्डर को खोल दें। आपके मुल्क में कोई भी चीज़ होती है आप बजाय इसके कि उसको डायरेक्टली एड्रेस करें, आपके बॉर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। आपने रिसेंटली देखा ये रेंजर्स वाला जो वाक़या हुआ, दिस इज़ नॉट इन एनी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के दो हमारे सोल्जर्स हैं वो फ्लैग मीटिंग के लिए गए हैं, बिल्कुल आपने उनको फेंस के ऊपर आपने शूट कर दिया, तो चेस्ट में शूट कर दिया। सो ये जो ईस्टर्न बॉर्डर वाला पॉइंट है ये पूरी दुनिया इसको समझती है। किसी भी लॉजिक से ये अपील ही नहीं करता कि पाकिस्तान इस वक्त कोई इस किस्म की चीज़ करेगा। तो लोग समझते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, इसका क्या लिंकेज हो सकता है, ये भी पूरी दुनिया एनालिसिस करती है, आप भी करते हैं, हर कोई समझ सकता है। सो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो रही है। इसमें साथ ही आपने देखा कश्मीर का इशू अभी भी रेज़ किया, आज सुबह एक थिंक टैंक में भी यही इशू रेज़ हुआ कि कश्मीर का एक अनरिजॉल्व इशू है। लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी के लिए इसको हल करना होगा, इसको विश अवे नहीं किया जा सकता। Dr. Shahid Shikri, London Post or senior analyst with the BBC. I have two short questions for you. I have spoken to the European Union and they wrote back to me and they said that they never asked any government of Pakistan, including the current one, for any ban or restriction of the execution or capital punishments in Pakistan. They sent me writing and then we published that in the London Post. Second question is about General Beg's statement today in one of his articles. He said that the political government has done everything on the armed forces of Pakistan, the whole war left in front of the armed forces to deal with it, including the military courts. So what are the civilian government is doing? Is there any gap between the civil government and the political government? Thank you. जो आपने पहला सवाल पूछा है वो तो मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आप मेरा ख्याल है उसका जवाब भी आपने खुद ही दे दिया कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को डेथ पेनल्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। आप ये कह रहे हैं जी, तो इसमें तो कोई मेरा ख्याल है मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, आई थिंक ये मैंने तो ये इस तरह का कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा। इसके बारे में मेरा ख्याल है इसके ऑथर बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बर्डन ऑन द मिलिट्री की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल वक्त है। आप देख रहे हैं चैलेंजेस सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी हैं। मेरा ख्याल है बड़ी खुशाइंद बात है
कि गवर्नमेंट और मिलिट्री चैलेंजेस को मिल के बैठ के डिस्कस भी कर रही है और हल भी कर रही है। जितने इनॉर्मस चैलेंज हैं, एक होल ऑफ नेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए। हम मुत्तहिद होंगे अपनी सफ़ों में इन मसाइल को हल करने के लिए, तो इनके नताइज बहुत बेहतर निकलेंगे। तो जिन लोगों को सजा कोर्ट दे चुकी है ऑलरेडी, उनकी हैंगिंग के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर के, जो कराची में जो प्रिजनर्स ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिले कर रही है, जबकि जो लश्कर तैयबा या लश्कर झंगवी से रिलेटेड जो सुन्नी सेक्टेरियन एलिमेंट है, आप उनको धड़ाधड़ फांसी लगाए। तो जो कराची में जो है, आप उनके साथ चलाकियाँ करके उनकी एग्जीक्यूशंस को डिले कर रहे हैं बाय वेरियस मींस, एंड दैट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट इन योर वॉर अगेंस्ट क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट्स। आई थिंक ये सवाल ऐसा है जो मुझे तो ये पता है कि एक कंटिन्यूसली लोगों को हैंग किया जा रहा है जिन जिन की कन्विक्शंस हुई हैं। कुछ प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं, बट आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट कि ये क्वेश्चन आप इंटीरियर मिनिस्ट्री से कर सकते हैं, जस्टिस मिनिस्ट्री से कर सकते हैं, बिकॉज ये जो आपका तज्जिया है मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरा नाम आसिकार है, मेरा ताल्लुक जान गुरजियो के साथ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान पर कुछ अर्सा पहले तक ये इल्ज़ाम लगता है, और ख़ासतौर पर कि जो यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कि अमेरिकन जो है वो अब तक $20 अरब दे चुके हैं 2001 से 2013 तक, लेकिन पाकिस्तान पे डबल गेम का कुछ इल्ज़ाम भी लगा कि उनको पता था इंटेलिजेंस शेयरिंग ठीक नहीं हुई, और फिर सामान लादन को वहाँ से पकड़ा गया। इसलिए सबूत दिए जाते हैं कि पाकिस्तान में कहीं इनके साथ ताल्लुक जो एक सही तरीके से उनके साथ डील नहीं किया और इंटेलिजेंस सही तरह शेयर नहीं की। तो आप क्या समझते हैं कि आप जबकि सानिया पेशावर के बाद जान गैरी साहब पाकिस्तान गए हैं, जनरल साहब से भी उनकी मुलाकात हुई और बाकी सियासी क़यादत के साथ भी मिले हैं, तो उन्होंने कुछ शायद पैसे भी इमदाद भी मज़ीद दी है, और अब आपने यहाँ का दौरा किया है, तो ये क्या की फ़ज़ा आप समझते हैं कि कुछ 3-4 साल से ये इन मौजूदा ममालिक के साथ हाल हुई है जो पहले अखबार में डेफिसिट आ गया? जी देखें, हम बहुत क्लियर हैं इस चीज़ में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑपरेशन में, टारगेटिंग में, कोई गुड बैड तालिबान नहीं है। जब से ऑपरेशन ज़रबे हुआ है, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि मैं हर जगह कहता रहा हूँ कोई फेवरेट्स नहीं है। और ये जब हम जाते हैं, स्ट्राइक्स लेते हैं, जो बॉम्ब्स ड्रॉप करते हैं या जो हम ऊपर से रॉकेट या बुलेट या मिसाइल फायर करते हैं, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता कि इसको मारना है और इसको नहीं मारना। इसी तरह ग्राउंड में जब ट्रूप्स जाते हैं कोई एक्शन करने के लिए, तो उनको इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती कि जो रेड कैप वाले हैं उनको नहीं मारना तो ब्लू कैप वालों को मारना है। सो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती इन एग्जीक्यूशन। इसके लिए जाहिर है आपको उस कॉन्फ्लिक्ट एरिया के एनवायरनमेंट को समझना होगा। मैंने जो नोट किया है वो इस चीज़ की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये डेवलप्ड वर्ल्ड है, इनके पास दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी है, ये अपनी सर्वेलेंस करते हैं, ऊपर से इनको भी नज़र आता है, पूरी दुनिया को नज़र आता है। तो आप देख रहे हैं एक कोई गुड एंड बैड तालिबान अभी अगर कोई है तो ये क्लीशे के तौर पे तो यूज़ हो सकता है, ये सब अभी तारीखी अल्फाज हैं। मेरा ख्याल है अभी बार बार इनको, बल्कि मैं तो आपसे ऐसे ही लाइटर मोड में पूछने वाला था कि अब सवाल किसकी तरफ से पूछने, बिकॉज ये भी पुराने सवाल हैं, अभी इनसे आगे चलने का वक्त है। जी क्वेश्चन ये है कि पहले हम जब देखते थे तो एक मिसट्रस्ट नजर आता था, लेकिन कुछ पिछले अरसे से जब 6 महीने साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, खुसूसन ज़रबे अज़ब के बाद यहाँ पे जब हमारी भी बात होती है, यहाँ पे दिफाई माहिरीन से या लोगों, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है वो उस पर काफ़ी मुतमईन नजर आती है। हमने ये देखा है कि अभी जो आपका दौरा रहा हाईएस्ट लेवल पे फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपकी इतनी एक्सेस दी गई और लोगों ने आपकी बात सुनी है, जो हमें भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है कि दे आर मच सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस इन नॉर्थ वजीरिस्तान, जो ट्राइबल बेल्ट है। एक तो उस पर कि पहले 2 मोड का मुतालबा होता था, क्या आपने वो मुतालबा सुना या आपको कहा गया कि हम आपको मजीद फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि इनके भी प्रॉब्लम, इनकी वजह से भी हमारे विक्टिम में छोड़ा, तो इन्होंने वही 780s की जो वार की वजह से प्रॉब्लम है कि इस पे
कि यहाँ पे लोगों ने कैसे आपको इस पे फीडबैक किया, आपने तो बताया फीडबैक क्या रहा। दूसरा, हमारे जो सेंट्रल इलाका है, जो डिस्टर्ब एरिया, उसमें अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी डबल गेम है। जो इंडिया के वहाँ पे स्पार्क खाने हैं, जो वहाँ पे उनको सपोर्ट दी जाती है दहशतगर्दों को पाकिस्तान के इलाकों में, इस पे क्या, क्योंकि खुद डीजी साहब और आर्मी चीफ भी पिछले 1 महीने में 2 दफा डीजी साहब ISA भी हो चुके हैं, आर्मी चीफ भी हो चुके हैं, तो क्या मुश्तरका इस तरह की कोई अफगान गवर्नमेंट, क्योंकि उनके अंदर भी 2-3 एलिमेंट हैं जो प्रो पाकिस्तान या प्रो अगेंस्ट पाकिस्तान है, इस स्ट्रैटेजी पे जो बेहतरीन हो सकता है उस बारे में बताएं, ताकि ये एक बहुत बड़ा मसला अफगानिस्तान से नजरअंदाज हो। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, क्या ये सेटिस्फाइड है या नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि हम तो जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हमने किसी को सेटिस्फाई नहीं करना। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारी ऑपरेशनल प्रोग्रेस है, अचीवमेंट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। दूसरा, ये जो आपने डू मोर का लफ्ज़ आपने बोला, ये पाकिस्तान ने जितना ज़्यादा इस फील्ड में काम किया है, जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई की है, उनको ख़त्म करने में, उनके बेसिस ख़त्म करने में, जो कुर्बानियाँ पाकिस्तानी कौम ने दी हैं, ये तो अभी दुनिया की बारी है कि दे शुड डू मोर, और हमें ये बड़ा खुल के कहना चाहिए कि यू नीड टू डू मोर। पाकिस्तान तो इतने अरसे से ये काम सारा कर रहा है। आप देखें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से सुना कि कोई $90 बिलियन का ये नुकसान हो गया। तो अभी बोला है डार साहब ने कि $20 बिलियन दिया, ये क्या है $20 बिलियन? आप देखें ये जो हमारा पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ, और ये बिल्कुल एक डिफरेंट डिबेट है, अलग से इसको डिस्कस किया जा सकता है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग दिन ब दिन बेहतर हो रही है। जो अब अफ़गानिस्तान से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में यस चैलेंजेस हैं, वहाँ से थ्रेट हो रहा है, कुछ और मुल्क उसको थर्ड कंट्री की तौर पे यूज़ करके पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप, मेरा ख्याल है ब्रॉडली अगर जो मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और इतना फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सारा इसी मकसद के लिए हो रहा है कि इन चीज़ों के बारे में बातचीत की जाए और पाकिस्तान में जो थ्रेट है उसको कम किया जाए और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया जाए। साहब, इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो विड्रॉल हो रहा है, ये इटसेल्फ ये जो पाकिस्तान की जो सैक्रिफाइस है, उनकी विंडिकेशन है। पाकिस्तान ने तो 9/11 के बाद भी अफगान जंग को अपोज किया था, और शायद अगर ये जंग इम्पोज ना की जाती तो 70,000 पाकिस्तानी ना मरते और कई हज़ार अफगान बच जाते, और इस्लामिक दुनिया में भी शायद ना होता। इन सारे सैक्रिफाइस के बावजूद हमें याद है जब जनरल मुशर्रफ साहब लंदन आए थे, तो उन्होंने भी उस वक्त टोनी ब्लेयर से भी बात की थी और हुकूमतों से भी, कि यहाँ से जो इंसर्जेंसी को जो फंडिंग है, प्रमोशन होती है, जो भी लिंकेजेस है, उनके बारे में एक्शन डिमांड किया था। लेकिन लग ये रहा है कि बरतानिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, मुख्तलिफ जगहों से जहाँ से आपके पास बेहतर इंटेलिजेंस होगी, जो चीज़ें पाकिस्तान में इंसर्ट की जा रही है, उनके हवाले से ये लग नहीं रहा कि ये हुकूमतें कोई इफेक्टिव एक्शन ले रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये डिस्कनेक्ट की ये वजह क्या है? आखिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सैक्रिफाइस को एक्नॉलेज किया जाए, उन लोगों को इसके हवाले से रोका जाए? जी, ये मेरा ख्याल है, मैं पहले आपको इस विज़िट के शुरू में मैंने बताया कि ये वो इश्यूज़ हैं जो रेज़ किए गए। देखें, ये जो दहशतगर्दी है, ये अभी सिर्फ किसी एक मुल्क के बॉर्डर के अंदर कन्फाइंड नहीं है, इसके इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, और अगर वाकई सब ममालिक, सब रीजन्स मुखलिस हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, तो ये इंटरनेशनल लिंकेजेस भी ख़त्म करने होंगे, उनके जो बेसिस हैं मुल्कों से बाहर, उनको भी ख़त्म करना होगा। हमारे केस में आपने सही कहा कि जी इधर कुछ ममालिक हैं जहाँ कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं हमारे लिए जो इधर बैठे हुए हैं, उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान के हवाले करना पड़ेगा। उनको बजाय इसके कि यहाँ पे वो एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजारें, वहाँ लोगों को बहका के उनको उन्होंने आगे लगाए हुए दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने इस दौरे में इनके जो बलूचिस्तान के लोग यहाँ पे दहशतगर्दी को
दे रहे हैं वहाँ, वो जी मेरा ख्याल है अगर आप फॉलो करें तो मैंने पहले दिन ये इतला दी थी कि ये इस तरह के इश्यूज रेज हुए हैं। जी सर क्वेश्चन इसी सिलसिले का है कि क्या आप ये समझते हैं कि बरतानिया से दहशतगर्दों को वाली इमदाद या इस तरह की फंडिंग हो रही है और इस सिलसिले में कोई बात हुई है? और दूसरा जो छोटा क्वेश्चन है कि जो आप पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें आप समझते हैं उनके किरदार से मुतफिक हैं कि वो भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 16 जनवरी 2016 में इस जंग के बाद पाकिस्तान को आप कहा देखते हैं? देखें जो फाइनेंसिंग का इशू है वो मैंने आपको पहले भी इतला दी थी कि ये फाइनेंसिंग का इशू रेज हुआ है कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट जिस मुल्क से भी हो रही हो उसको चेक करना पड़ेगा। ये फ्लो ऑफ फंड्स बंद होगा तो आगे ये खुद ब खुद मिलिटेंसी, टेररिज्म, इंसर्जेंसी जहाँ जहाँ हो रही है खुद ब खुद बंद होगी। जो आपका दूसरा सवाल है वो 2016 जनवरी के बाद कहाँ देखते हैं? देखें इसको ऑप्टिमिस्टिकली देखना चाहिए बिकॉज हर कोई फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है कि हमारे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दहशतगर्दों का खात्मा होना चाहिए। ये ऑपरेशन ज़रबे उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आप देखें तो इतने सारे लोग जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, जो स्प्लिंटर हो रहे हैं, जो खुद टेररिज्म को रिनाउंस करना जिन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये सारे जो ब्रेकेजेस हैं इनके रैंक्स के अंदर ये उन्हीं ऑपरेशन का नतीजा है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक साइंस हैं। क्या प्रोविंसेस की कैपेसिटी, आप प्रोविंसेस का कह रहे हैं कि वो करना चाहते हैं या नहीं? मैं देख रहा हूँ नेशनल एक्शन प्लान के बाद एक बिल नज़र आ रही है, प्रोविंसेस भी करना चाहते हैं क्योंकि जाहिर है इससे पहले मैं तो प्रोविंसेस में नहीं गया, लेकिन अभी चूंकि फ़ौज और सिविलियन गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके नेशनल एक्शन प्लान को फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंसेस में बैठ के भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारे कैपेसिटी के इश्यूज हो सकते हैं लेकिन विल एक नज़र आ रही है और उस कैपेसिटी गैप को फिल करने के लिए जो सिविल हुकूमतें हैं सूबाई सतह के ऊपर और जो फौजी हैं वो सब मिल के वो काम करना चाहते हैं, सब बाकी भी इदारों को इन्वॉल्व करके काम करना चाहते हैं और यही इसका हल भी है। मेरा नाम ज्योति है और मैं बरतानिया में एक अखबार साहब का एडिटर हूँ। बातें बहुत सारी हुई, मेरा ख्याल है उसमें इतनी ज़्यादा मजीद इंफॉर्मेशन की मैं जरूरत नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई होनी बहुत ज़रूरी है। हम जो बरतानिया में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, आमतौर पर यह समझा जाता है कि शायद हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान में होगी और आपसे सब मालूमात देनी होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ अटैच है या जिनका पाकिस्तान में कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान में तो आप अहम मौकों पे ब्रीफिंग देते हैं, उनको पता चलता रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे उस तरह की हसास नीयत की जो ठोस मालूमात है उन तक रसाई नहीं है। अगर कोई यहाँ ब्रिटिश मीडिया कोई चीज़ गलत भी लिख देता है तो हमारे पास सिर्फ एक सोर्स रह जाता है कि हम हाई कमीशन को लिखें और ये फिर आपसे वेरीफाई करने के बाद हमें देते हैं, जिसका के बाद साथ बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप ट्विटर पे बड़े एक्टिव है और फेसबुक का पेज भी है, उस तरह का कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे लिए जो फॉरेन जर्नलिस्ट है ऐसा बनाया जाए कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वो फ़ौरन से पहले हो जाए, ताकि हम चीज़ को उसका दुरुस्त रिकॉर्ड पर रख सकें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाक अखबार पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है और उसका मोराल जो है वो हाई रहना चाहिए। उसको जब किसी तरह से डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है तो हम पाकिस्तानी मीडिया की तरह बगैर किसी लॉजिक के तो नहीं यहाँ आगे बढ़ सके, हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं सिर्फ उस चीज़। मुबीन साहब आप किस मीडिया के लिए काम करते हैं? औसाफ। तो औसाफ तो पाकिस्तानी मीडिया ही है, तो आई एम श्योर आपको भी उतना ही फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे और पाकिस्तानी मीडिया होने पे। देखें आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके उधर दफातर हैं, उनका हमारे साथ रब्ता भी है, वो हमसे क्वेरीज पूछते भी रहते हैं।
यहाँ पे हाई कमिश्नर साहब हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि वो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, हालांकि इनकी बड़ी मसरूफियात हैं। यहाँ पे इन्हीं के साथ एक डिफेंस विंग है। आपको कोई डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो राब्ते में रहते हैं, हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं इधर, मुनीर साहब बैठे हुए हैं। आप जो भी चीज़ इनको बताएंगे आपको उसका जवाब मिलेगा। और दूसरा ये है कि वैसे ही हम सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ साथ साथ अभी अपलोड कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। अगर कोई सवाल है आपको हम ईमेल दे देते हैं, अगर टाइम आपके पास कम है तो आप शॉर्ट सर्किट करके ईमेल पे भी आप कर सकते हैं हमारे साथ। जी कश्मीर में भी मिलिट्री कोर्स बनाने का फैसला किया गया है, आप क्या समझते हैं कि उसका मकबूजा कश्मीर के लोगों पर क्या असर होगा, और जो लोग कश्मीर से मकबूजा कश्मीर में लड़ते रहे हैं या लड़ रहे हैं अभी, क्या उनको भी ट्रायल किया जाएगा मिलिट्री कोर्स में, और तहरीक आज़ादी कश्मीर पे उसका क्या असर होगा? ये तो यार आपने बहुत सारे सवाल एक ही सवाल में पूछे। देखें, मिलिट्री कोर्ट्स का एक फ़ैसला ओवरऑल हो गया है और हमने आपको मुतला भी किया कि इनिशियली 9 कोर्ट्स बन रही हैं। उसके बाद जो फर्दर उसकी एक्सपेंशन है वो रिक्वायर्ड बेसिस पे वो गवर्नमेंट ने उसका फ़ैसला करना है, क्योंकि एक रेजोल्यूशन पास हो गया। उसके बाद जब फ़ैसला आएगा तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें कंसिडर करके तो फिर ही फ़ैसला आएगा। हम चूँकि एग्जीक्यूशन एंड के ऊपर हैं, जब ये सारी चीज़ें कंसिडर हो जाएंगी आई एम श्योर इसमें आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी शामिल होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा सवाल है जो आपको वहाँ से इसकी क्लैरिफिकेशन लेनी। वन लास्ट क्वेश्चन जी। मेरा नाम अब्दुल शेख है, मेरा तब स्टार न्यूज़ ट्विटर से भी है, वेब टीवी भी है और हम फोरम भी कर दीजिए। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले दफ़ा सियासतदानों को हमने बहुत सुना और बहुत उनसे सवाल किए, लेकिन एज ए जनरल आज पहले दफ़ा आपसे बात हुई है, आप आए हैं और एज ए जनरल मेरे जहन में बहुत से सवाल ने जन्म दिया है और थोड़ा सा वक्त चाहूँगा ताकि उसकी जी अगर आप क्वेश्चन करना चाहिए। बात कहने ये है कि एक दौर था जनरल ज़िया का, जनरल थे, उस वक्त भी पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में था। जनरल ज़िया ने आई होप आप सवाल ऑपरेशन के बारे में कर रहे हैं जी। चलिए मैं क्वेश्चन क्या है? जी जी अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि जनरल रहील शरीफ साहब आए हैं बरतानिया में, तो अभी जो फ्रांस में टेररिज्म हो रहा है उस पर पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान में भी एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान नेशनल असम्बली ने भी उस पर मजम्मत का करारनामा पास किया है। क्या जनरल रहील शरीफ साहब ने डेविड कैमरन से इस मसले पर बात की है? नंबर 1। नंबर 2, चूँकि इंटरनेशनल टेररिज्म हो रहा है और मेरा जहन ये है, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, पाकिस्तानी फौज बड़ी बहादुर फौज है, ISI बड़ी बहादुर फौज, बड़ी इंटेलिजेंस है। जहाँ भी कोई ऐसे एक्शंस होते हैं वहाँ पाकिस्तान मिलिट्री जाती है, उनको बुलाया जाता है और वो सुरखरू होकर आते हैं। क्या ऐसा भी कोई बात हुई है यहाँ पे, चूँकि ये भी टेररिस्ट में बहुत डरे हुए हैं, कोई ऐसी बात हुई है कि पाकिस्तानी फौज से मदद लेना चाहें? जी देखें, ये बेसिकली ये चूँकि ये मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, आपको इस चीज़ पे बड़ा खुशी होनी चाहिए, फ़ख्र भी होना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि हमारी अफवाज सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड की अफवाज से सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी परफॉर्मेंसेस हैं, जो ये हमसे भी सीखते हैं। सो चीज़ें हैं जो ये सीखना चाहते हैं। और आप देखें, इसका एक सबूत ये है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, ब्रिटिश कैडेट्स हैं जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो कुछ सीखते हैं तो आते हैं, अदरवाइज़ वो अपने अफसरान को क्यों भेजेंगे। इसी तरह सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, फोरम्स होते हैं जहाँ पे इनके ऑफिसर्स आते हैं। इसी तरह और बहुत सारे ममालिक हैं जो हमसे सीखना चाहते हैं। सो लोगों ने जो अपने डिफेंस के सेटअप्स उधर रखे हैं, ये जो आए दिन आप डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने की, डिफेंस कोलैबोरेशन की बातें सुनते हैं, उसकी कोई वजह है। सो वो आपको उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि वाकई बड़ा फ़ख्र होना चाहिए जी। तो जो आपने दूसरी बात कही वो मैं ये बोलूँगा कि ये एक बड़ी सेंसिटिव और बड़ी दुख वाली बात है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया है।
इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो जो टेररिस्ट एक्ट हुआ, दूसरा वो है जो एक बहुत ही अभी डेलिकेट मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक उन्होंने नया एक इशू खड़ा कर दिया कैरिकेचर्स का। जाहिर है इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि मुसलमान होने की हैसियत से तमाम मुसलमान बहुत गुस्से में हैं और गम में भी। तो ये इसके ऊपर आपने देखा कल हमारी नेशनल असम्बली में एक करारदाद हुई, फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टैंड इसके ऊपर बहुत क्लियर है। तो अभी मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कुछ और भी इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे, बट इंडिविजुअल लेवल पे, डेलीगेशन लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे इस चीज़ की बड़ी अच्छी समझ है। इस तरफ भी इनको बड़ा क्लियर ऐसी चीज़ों में कन्वे किया जाता है कि जी ये कोई जो एक बड़ा फ्रिंज हैंडफुल टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम या मुसलमान कोई इस किस्म की एज अ फिनोमेना, एज अ ग्रुप, एज अ रिलीजन इसके अंदर इन्वॉल्व। जी हाँ, चूँकि जी मैं खुशामदीद कहता हूँ जनरल बाजवा साहब को, क्योंकि आपकी भी एक दरीना मुतालबा था कि जब पाकिस्तान से डिग्नेटरीज आते हैं तो मौका फराहम किया जाए, तो आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है और आई थिंक उन्होंने बेहतरीन अंदाज में आपके सामने जो भी रैप अप कर दिया। मेरी सिर्फ दो गुजारिशात हैं कि पहली गुजारिश तो ये है जी कि जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बेहतरीन ताल्लुकात हैं और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ जो इनका इंटरेक्शन है, आपने देखा है पाकिस्तान में भी डेविड कैमरॉन जब मौजूदा जमहूरी हुकूमत आई तो सबसे पहले लीडरों में से थे जो वहाँ तशरीफ़ लाए। उसके बाद हमारे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन उनमें बड़ी बेहतरी आई। इसी तरह से जब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो उनको हाईएस्ट लेवल पे जो उनसे उनके साथ एक्सेस होती है और बातचीत होती है और उसके नताइज सामने थे। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ यहाँ आए हैं, जो उनकी पजीराई हुई है हर लेवल पे, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा, बेहतरी आएगी और इसकी इब्तिदा रख दी गई है कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो हमारा नैरेटिव है, जो जिन सर्कमस्टांसेस में हम काम कर रहे हैं उसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है। तो मैं पहली तो ये समझता हूँ कि इस पहला कदम ये हो गया। उसके बाद सवाल किया गया कि जी क्या कोऑपरेशन, तो मैं आपसे ये इतना ज़रूर अर्ज़ कर सकता हूँ कि कोऑपरेशन हमारी इनके साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तो बेहतरीन चल रही है, लेकिन इस दौरे से एक ये ज़रूर सामने आएगी और आप इसमें देखेंगे कि मिलिट्री टू मिलिट्री तो इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह, लेकिन काउंटर टेररिज्म में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में मैं समझता हूँ बहुत दूर रस नताइज आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपसे तशरीफ़ लाए हाई कमीशन में, और हमारा तो आपका रब्ता रहता है, लेकिन चूँकि हमारे मेहमान थे इसलिए इनका हक़ था। मैं इनकी इजाज़त से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि डिस्पाइट हिज़ वेरी हैवी कमिटमेंट्स ही हैज़ बीन गोइंग फ्राम प्लेसेस। इन्होंने थिंक टैंक्स में जाके बातचीत की है, मुख्तलिफ मीटिंग्स की हैं अपनी प्रोफेशनल लेवल पे भी, उसके बावजूद आज उन्होंने आपके साथ फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी। जिस तरह कहा जा रहा था कि आप लोगों को नहीं मिलती जिसकी वजह से आप डिसएडवांटेज्ड हैं, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह आज एक उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।